बच्चों आ जाइए, हम आपको प्लेटो के न्याय विषयक सिद्धांत के बारे में बताते हैं। पहली बात आप यह जान लें कि प्लेटो का न्याय आज के न्याय की तरह नहीं है। प्लेटो ने न्याय को जिस रूप में लिया है उसको समझने के लिए हमें इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि प्लेटो की जो जस्टिस है, जो न्याय है, वास्तव में जस्टिस शब्द को उसने यूनानी भाषा के एक शब्द जिसको कि डिकियोसीन कहा जाता था, डिकियोसीन से ही उसने जस्टिस को लिया है। और जहाँ तक डिकियोसीन का अर्थ है वो है सद आचरण। और कदाचित प्लेटो ने भी अपने जिस न्याय विषयक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है वह सिद्धांत कानूनी कम नैतिक ज़्यादा है। इसीलिए प्लेटो ने जब फाइनली न्याय के सिद्धांत को परिभाषित किया तो आप देखेंगे कि प्लेटो का पूरा जोर व्यक्ति के कर्तव्यों पर है और कर्तव्यों के निर्धारण के माध्यम से ही प्लेटो न्याय को प्राप्त करना चाहता है। लेकिन प्लेटो के न्याय को हम बताएं आपको, उसके पहले यह जान लेना जरूरी है कि प्लेटो ने अपने न्याय विषयक सिद्धांत का प्रतिपादन करने के पहले अपने समय में प्रचलित जितने भी न्याय के सिद्धांत थे उन समस्त सिद्धांतों का उसने विश्लेषण किया, उनको जांचने और परखने की कोशिश की और अंततः असंतुष्ट होने के बाद उसने अपने न्याय विषयक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस कड़ी में सबसे पहले उसने परंपरागत न्याय के सिद्धांत का विश्लेषण किया। जहाँ तक परंपरागत न्याय के सिद्धांत की बात है, इस सिद्धांत का प्रतिपादन सिफालस ने किया था और सिफालस कहता है न्याय को परिभाषित करते हुए कि सच बोलना ही न्याय है। न्याय क्या है? सच बोलना ही न्याय। अब प्रश्न उठता है कि यदि सच बोलना ही न्याय है तो प्लेटो कहता है कि क्या हर एक देश काल परिस्थिति में सच बोला जा सकता है? क्योंकि न्याय एक सार्वभौमिक तत्व है। न्याय विशेष परिस्थितियों के लिए बना हुआ शब्द नहीं है। न्याय एक समान रूप से हर एक जगह लागू होगा। और अगर सिफालस की इस परिभाषा को हम मान लें कि सच बोलना ही न्याय है तो क्या हर परिस्थिति में सच बोला जा सकता है? प्लेटो कहता है कि आप कल्पना करिए, दो राज्यों के बीच अगर युद्ध हो गया हो और एक राज्य के सैनिक अधिकारी को दुश्मन राज्य के लोग पकड़ लें और उस अधिकारी से वे लोग उसके राज्य की, उसकी सेनाओं के स्ट्रेटजी के बारे में, रणनीति के बारे में पूछने लगे और ऐसे में वह सब कुछ सच बता दे तो क्या यह उसके राज्य के साथ न्याय होगा? राज्य की जनता और राज्य की सेना के साथ यह न्याय होगा? कदाचित नहीं। और यदि नहीं तो इसका मतलब है कि हमेशा सच नहीं बोला जा सकता है। और यदि हमेशा सच नहीं बोला जा सकता है तो सच बोलना न्याय नहीं हो सकता है, क्योंकि न्याय एक सार्वभौमिक तत्व है। न्याय हर एक परिस्थिति में लागू की जाने वाली चीज है। तो प्लेटो इस बात का खंडन करता और कहता है कि निश्चित रूप से सच बोलना ही न्याय है, यह बात तर्कपूर्ण प्रतीत नहीं होती है, इसलिए इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। सिफालस का बेटा था पोलीमार्कस। उसने अपने पिता सिफालस के सिद्धांत में थोड़ा सा परिवर्तन किया और इस परिवर्तन के साथ ही उसने कहा
न्याय को परिभाषित करते हुए कहता है कि मित्रों की ऋण अदायगी कर देना ही न्याय है। और आगे वह कहता है न्याय विषयक सिद्धांत को प्रतिपादित करते हुए कि दूसरों के साथ यथोचित व्यवहार करना यही न्याय है। प्लेटो इन दोनों वाक्यों का भी विश्लेषण करता है। पहली चीज जो पोलीमार्कस कहता है कि मित्रों की ऋण अदायगी कर देना ही न्याय है, मतलब यदि आपने अपने मित्र से कोई भी वस्तु ली है किसी भी रूप में, वह धन भी हो सकती है, संपदा भी हो सकती है, वस्तु भी हो सकती है, तो आपने अगर उसको लिया है तो समय पे आप उसको वापस कर दें, यही न्याय है। प्लेटो इस बात का भी विश्लेषण करता है और कहता है कि कल्पना करिए आपने अपने किसी मित्र से एक बंदूक ले ली है, यह कहते हुए कि मुझको आखेट पर जाना है, आखेट पर से लौटूंगा और तुम्हारी बंदूक तुम्हें मैं वापस कर दूंगा। और जब आप कुछ दिनों के बाद आखेट से वापस लौटते हैं और मित्र को अगर बंदूक वापस करने आप जाते हैं तो आपको पता चलता है कि आपका वह मित्र मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया है, पागल हो गया है। तो क्या ऐसे में आप उसको बंदूक लौटाएंगे? आपको बंदूक लौटाना चाहिए? शायद नहीं, क्योंकि ऐसे में अगर आपने बंदूक वापस कर दी तो दो ही चीज होगी, या तो वह खुद को मारेगा या फिर और लोगों को मारेगा। तो अगर ऐसा होगा तो यह न्याय नहीं होगा। तो यह कहना कि मित्रों की ऋण अदायगी कर देना ही न्याय है, यह भी सही प्रतीत नहीं होता है। प्लेटो इससे विषागत नहीं होता है। अगली बात जो पोलीमार्कस कहता है कि दूसरों के साथ यथोचित व्यवहार करना ही न्याय है, प्लेटो इस बात का भी खंडन करता है और कहता है कि वास्तव में न्याय एक कला नहीं है। इसमें यह जस्टिफिकेशन नहीं किया जाता है कि किसने कैसा क्या किया, जिसने जैसा किया उसके साथ वैसा ही किया जाए। इससे तो यही प्रतीत होता है यथोचित व्यवहार। तो इस यथोचित व्यवहार की व्याख्या करते हुए प्लेटो कहता है कि आप कल्पना करिए कि कोई एक व्यक्ति जो गलत मार्ग पर चला गया है, परिणाम क्या होगा? वह गलत रास्ते पर अगर गया है और उसके साथ यथोचित व्यवहार करना है तो आप क्या करेंगे? उसको उपेक्षित करेंगे, उसको दंडित करेंगे, उससे घृणा करेंगे, उससे दूर हो जाएंगे। प्लेटो कहता है कि एक व्यक्ति पहले से ही भटका हुआ है और वह गलत रास्ते पर चला गया है। ऐसे में अगर आपने उसके साथ इस तरह का व्यवहार किया तो कहीं न कहीं वह उस रास्ते पर और आगे भटकते हुए निकल जाएगा, वह बद से बदतर स्थिति में चला जाएगा। निश्चित रूप से यह न्याय की श्रेणी में नहीं आ सकता है। न्याय तो यह होगा कि भटके हुए व्यक्ति को आप सतमार्ग पर ले आइए, फिर तो यह न्याय हो सकता है। और भटके हुए व्यक्ति को और अधिक भटका देना यह कहीं से न्याय नहीं हो सकता है। तो प्लेटो ने परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत में सिफालस और पोलीमार्कस इन दोनों द्वारा जो भी न्याय की परिभाषाएं दी गई हैं वह उनका खंडन करता है और उनसे असहमत होता है। इसके बाद न्याय की दूसरी अवधारणा जो थी वह उग्रवादी विचारधारा के रूप में सामने आती है, जिसमें यह कहा जाता है, इस विचारधारा के प्रतिपादक थ्रेसिमेकस थे और थ्रेसिमेकस यह कहते हैं कि शक्तिशाली का हित ही न्याय है। न्याय की जो परिभाषा वो देते हैं वो कहते हैं कि शक्तिशाली का हित ही न्याय है। और अपनी इस बात को साबित करने के लिए, अपनी इस बात के पक्ष में तर्क जुटाने के लिए वो कहते हैं कि राज्य एक सर्वाधिक शक्तिशाली संस्था है और राज्य द्वारा जितने भी नियम कानून और व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं
वह राज्य स्वयं के हित के लिए बनाता है। हर एक कानून के पीछे, हर एक नियम के पीछे, हर एक व्यवस्था के पीछे जो छुपी हुई बात रहती है, उसमें राज्य स्वयं के हित को साधने की कोशिश करता है। आप देख लें, राज्य जिन भी नियम कानून और व्यवस्थाओं को बनाता है और संचालित करता है, अंततः उसके माध्यम से राज्य अपना ही विकास करता है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति राज्य के नियमों और कानूनों को नहीं मानता है तो वह उनको दंडित करता है, क्योंकि राज्य के हित इससे प्रभावित होते हैं। वह कहता है कि यह कार्य जो आपने किया यह राज्य के विरुद्ध कार्य है, नियम के विरुद्ध कार्य है, और नियम विरुद्ध का मतलब है कि राज्य के हितों के विरुद्ध कार्य है। तो वह नियम राज्य के हित के लिए है और राज्य अपने हितों के लिए वह नियम बनाए हुए है, और इन्हीं नियमों को वह राज्य की व्यवस्थाओं के माध्यम से आम जनमानस पर थोपता है और उनसे इसका अनुसरण करने की अपेक्षा करता है, उनको बाध्य करता है, और ऐसा न करने पर वह उनको दंडित करता है। इस बात से यह स्पष्ट होता है कि शक्तिशाली का हित ही न्याय है। अगर राज्य का हित प्रभावित होता है तो वह अन्याय हो जाता है, और ऐसे में अन्याय करने वाले व्यक्ति को दंडित किया जाता है। ऐसा थेसीमेकस का मानना है। प्लेटो इस बात की भी व्याख्या करता और कहता है कि राज्य के बारे में एक सामान्य सी जो अवधारणा है वो क्या है कि वास्तव में राज्य का अस्तित्व जो बना हुआ है अतीत काल से लेकर वर्तमान तक, और भविष्य में भी राज्य बरकरार रहेगा, इस बात की पूरी संभावना है। तो वह क्यों? वह इसलिए नहीं कि राज्य स्वहित में लगा हुआ है, बल्कि इसलिए कि राज्य एक ऐसा संगठन है, एक ऐसा मानवीय संगठन है जिसमें रहते हुए व्यक्ति अपना स्वाभाविक और नैसर्गिक विकास कर पाता है। जिस दिन व्यक्ति को यह लग जाएगा कि राज्य साध्य हो गया है और हम उसके साधन हैं, हमारा इस्तेमाल राज्य खुद के हित को साधने में करता है, और ऐसा कोई भी कार्य जो हमारे हित में न हो और सिर्फ राज्य के हित में हो, और ऐसा न करने पर राज्य हमको दंडित करेगा, तो निश्चित रूप से उस राज्य के अस्तित्व पर उसी दिन प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। कारण यह है कि राज्य में रहने वाले व्यक्ति फिर उस राज्य रूपी संस्था को स्वीकार करने को तैयार नहीं होंगे, और राज्य अगर अपने वजूद को बनाए हुए है, अपने अस्तित्व को बनाए हुए है, तो वह इसी विश्वास और भरोसे के नाते कि राज्य में रहते हुए व्यक्ति का विकास होता है, व्यक्ति के हितों की पूर्ति होती है, व्यक्ति अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर पाता है, न कि राज्य अपने हित के लिए इस संगठन को बरकरार रखेंगे। तो प्लेटो इस बात से भी असहमत होता है और कहता है कि शक्तिशाली का हित ही न्याय है, इस बात को नहीं माना जा सकता है। आगे बढ़ता है प्लेटो, एक और अवधारणा प्रचलित थी उस समय जिसको व्यवहारवादी सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, और इस सिद्धांत के प्रतिपादक थे ग्लाउकन। ग्लाउकन कहते हैं कि जस्टिस इज चाइल्ड ऑफ फियर, मतलब न्याय भय की संतान है। अपने इस बात को साबित करने के लिए वो कहते हैं कि एक ऐसा समय था, प्राचीन काल में एक ऐसी स्थिति थी जब व्यक्ति गुफाओं और कंदराओं में निवास करता था, जब न तो राज्य था, न तो सरकार थी, न तो कोई नियम थे, न कानून थे, न व्यवस्थाएं थी। ऐसे में व्यक्ति खानाबदोश जीवन व्यतीत किया करता था, प्रकृति के संसाधनों का इस्तेमाल किया करता था और कंदमूल फल खाकर अपना जीवन यापन करता था। लेकिन होने क्या लगा, हुआ यह कि कालांतर में व्यक्ति और व्यक्ति के बीच संघर्ष होने लगा, और जो जबरदस्त व्यक्ति था, जो ताकतवर व्यक्ति था, उसने अपने से निर्बल और कमजोर व्यक्तियों को अपने अधीन रखना शुरू कर दिया। परिणाम यह हुआ कि हरेक व्यक्ति समय के साथ धीरे धीरे दूसरे व्यक्ति के अधीन होने लगा, और जो अधीन हो गया वह तो डरता ही था, क्योंकि वो तो अधीनता को स्वीकार कर चुका था, और जो व्यक्ति सबसे ताकतवर था, जिसकी अधीनता लोग स्वीकार करे हुए थे, वह भी कहीं न कहीं डरता था इस बात को लेकर कि हो न हो कल कोई मुझसे भी ताकतवर व्यक्ति आएगा और मुझको उसकी भी अधीनता स्वीकार करनी पड़ेगी। तो कहता है ग्लाउकन कि ऐसे में जो समूचा वातावरण था वह भयग्रस्त वातावरण था। चारों तरफ डर था, चारों तरफ एक संशय था
एक ऐसी स्थिति थी जहाँ पर लोग भयाक्रांत थे और इसी भय के निर्मूलन के लिए लोग एक खुले मैदान में एकत्रित हुए और एकत्रित होने के बाद उन्होंने आपस में मिलकर राज्य रूपी संस्था को पैदा किया, जिसके माध्यम से कि लोगों को न्याय मिल सके, कोई किसी के साथ अन्याय न कर सके। यही भय जो है, भय ही न्याय को जन्म देता है और न्याय के नाते ही राज्य सृजन में आता है। प्लेटो इस बात की भी व्याख्या करता और कहता है, अगर यह मान लिया जाए कि भयवश लोगों ने न्याय की खोज की और न्याय को पाने के लिए ही राज्य रूपी संस्था को, राज्य रूपी संगठन को खड़ा किया उन्होंने, तो इसका मतलब हो जाता है कि न्याय एक बाह्य तत्व है। न्याय को बाहर से लाया गया क्योंकि न्याय लोगों के अंदर नहीं था। अगर न्याय लोगों के अंदर रहा होता तो हालात और परिस्थितियां अन्यायपूर्ण न हुई होती। अगर लोगों के द्वारा संचालित व्यवस्था अन्यायपूर्ण व्यवस्था थी तो न्याय को बाहर से राज्य के माध्यम से लाया गया। प्लेटो इस बात से सहमत नहीं होता है। वह कहता है कि वास्तव में न्याय बाह्य तत्व नहीं है, न्याय आंतरिक तत्व है। वह कहता है कि न्याय आत्मा का गुण है। आत्मा से अगर न्याय के तत्व को विरत कर दिया आपने, निकाल दिया आपने, तो आत्मा अपने वजूद को खो देगा। आत्मा का फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा। आत्मा न्याय के बिना आत्मा हो यह संभव ही नहीं है। शायद यह बात थोड़ी सी टिपिकल लग रही है आपको कि न्याय और आत्मा का क्या संबंध है। इस बात को स्पष्ट करते हुए प्लेटो कहता है, प्लेटो बताना चाहता है कि न्याय और आत्मा का संबंध जो है कुछ उसी तरह से है जैसे आग और आग के जलाने वाला गुण। आप अग्नि जानते हैं, आप आग जानते हैं। आग को कब आग माना जाता है? जब आग को छूते हैं आप और उसमें आपको तपिश महसूस होती है, जलन महसूस होती है, आग जलाती है। और आप कल्पना करिए कि आग से वही ज्वलनशीलता निकाल ली जाए, जलाने वाला गुण आग का ले लिया जाए, तो क्या वह आग रह जाएगी? शायद नहीं। आग तभी आग रहेगी जब उसमें जलाने वाला गुण रहेगा। ठीक इसी तरह से प्लेटो कहता है कि आत्मा तभी आत्मा रहेगी जब उसमें न्याय का गुण रहेगा। इसलिए वो कहता है कि न्याय आंतरिक तत्व है, आत्मिक तत्व है, न्याय बाह्य तत्व नहीं है। और ग्लाउकन की परिभाषा से ऐसा लगता है कि न्याय बाह्य तत्व है। भयवश लोगों ने न्याय को खोजा और न्याय राज्य की ओर से लोगों को प्राप्त हुआ। तो कहता है इस बात को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। वह इस सिद्धांत का भी खंडन करता और कहता है कि यह न्याय का जो व्यवहारवादी सिद्धांत है, जो यह कहता है कि न्याय भय की संतान है, यह सही नहीं। अब प्रश्न उठता है कि न्याय क्या है। इस बात का जवाब देते हुए प्लेटो कहता है, बड़े ही साधारण शब्दों में प्लेटो न्याय को बताने का प्रयास करता है। प्लेटो कहता है कि राज्य में व्यक्ति रहते हैं और राज्य की इकाई व्यक्ति ही है। व्यक्ति का बृहत्तर स्वरूप ही राज्य है, यही कहता है प्लेटो। अगर व्यक्ति का ही स्वरूप राज्य है तो जो व्यक्ति के गुण हैं वही राज्य के भी गुण होंगे। और व्यक्ति के गुण क्या होते हैं? प्लेटो कहता है व्यक्ति में 3 गुण होते हैं: तृष्णा, साहस या शौर्य, ज्ञान या विवेक। तृष्णा एक ऐसा गुण है जो उत्पादक वर्ग के पास है, उत्पादन करने वाले व्यक्ति के पास है। साहस सैनिक के पास है और ज्ञान या विवेक यह शासक वर्ग के पास है। प्लेटो कहता है प्रत्येक व्यक्ति में यह तीनों गुण विद्यमान रहते हैं। व्यक्ति के अंदर तृष्णा भी होती है, व्यक्ति के अंदर साहस भी होता है और व्यक्ति के अंदर विवेक भी होता है। किंतु इन तीनों गुणों में जिस व्यक्ति के अंदर जिस गुण की प्रबलता हो, वह व्यक्ति उसी गुण के हिसाब से अपने व्यवहार का निर्धारण करे। यही उस व्यक्ति द्वारा किया गया न्याय है।
जिसके अंदर तृष्णा है, तृष्णा का भाव है, वह सेवा का काम करे, उत्पादन का काम करे। जिस व्यक्ति के अंदर साहस है वह सुरक्षा का काम करे, सैनिक का काम करे। और जिस व्यक्ति के अंदर ज्ञान या विवेक है वह शासन संचालन का काम करे। यही उस व्यक्ति द्वारा किया गया न्याय है। और प्लेटो कहता है कि समाज में या उसके आदर्श राज्य में इन्हीं तीनों गुण वाले व्यक्ति होते हैं, और यही तीनों गुण वाले व्यक्ति अलग अलग समुदाय बनाते हैं। जिन व्यक्तियों के अंदर तृष्णा भाव होता है वह उत्पादक वर्ग के हो जाते हैं। जिन व्यक्तियों के पास साहस और शौर्य होता है वह सैनिक वर्ग के लोग हो जाते हैं। और जिन व्यक्तियों के पास बुद्धि, विवेक या ज्ञान होता है वे शासक या अभिभावक वर्ग के हो जाते हैं। जिस तरह से जिस व्यक्ति में जिस गुण की प्रबलता होती है वह उन्हीं कार्यों का निष्पादन करता है, ठीक उसी तरह से इन्हीं गुणों के आधार पर जब राज्य में विभिन्न वर्गों का निर्धारण हो जाता है, सैनिक वर्ग, शासक वर्ग और उत्पादक वर्ग, यह विभिन्न वर्ग अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें और कोई किसी अन्य के कार्य में हस्तक्षेप न करे, यही न्याय है। बड़े ही साधारण शब्दों में प्लेटो कहता है कि व्यक्ति अपना काम करे, यह व्यक्ति का न्याय है, और समाज का हरेक वर्ग अपना काम करे, यही राज्य का न्याय है, यही राज्य विषयक न्याय का सिद्धांत है। उत्पादन का कार्य उत्पादक वर्ग करेगा, सुरक्षा का काम सैनिक वर्ग करेगा, और राज्य की व्यवस्थाओं के संचालन का काम अभिभावक या संरक्षक वर्ग करेगा, शासक वर्ग करेगा। हरेक व्यक्ति समूह, हरेक वर्ग अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करे, यही न्याय है। और कोई किसी के कार्य में हस्तक्षेप न करे, यही न्याय है। इस बात से यह प्रमाणित होता है, यह स्पष्ट होता है कि प्लेटो ने न्याय विषयक सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए कहीं न कहीं न्याय को सदाचार से, कर्तव्य निष्ठा से, कर्तव्य परायणता के साथ संबद्ध किया है। प्रत्येक व्यक्ति को अपना ही कार्य करना है, और जैसे ही प्लेटो यह कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अथवा राज्य के प्रत्येक वर्ग को अपना काम करना है, यहीं से कार्य विशेषीकरण का सिद्धांत भी वह लागू करता है। कार्य विशेषीकरण के सिद्धांत का मतलब है कि जिसका जो कार्य है वह वही कार्य करेगा, वह अन्यत्र दूसरा कोई कार्य नहीं कर सकता है। अलग बात है कि यह एक स्पेशलिटी देता है प्लेटो, एक विशिष्टता देता है प्लेटो, लेकिन यह विशिष्टता कहीं न कहीं प्लेटो के लिए आलोचना का भी काम करती है, जो इस बात का संकेत करती है कि एक उत्पादक आजीवन उत्पादक ही रहेगा, सैनिक आजीवन सैनिक ही रहेगा, और शासक आजीवन शासक ही रहेगा। प्लेटो के आदर्श राज्य में प्रोग्रेसिव होने के लिए कोई स्थान नहीं दिखता है। इस नाते प्लेटो की बड़ी आलोचना भी इस न्याय विषय सिद्धांत के माध्यम से की जाती है। लेकिन जहाँ तक प्लेटो के न्याय की बात है, अगर मैं अंतिम सूत्र वाक्य में कहूँ कि क्या है प्लेटो का न्याय, तो प्लेटो कहता है प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करे और किसी अन्य के कार्य में हस्तक्षेप न करे, यही न्याय है। तो बच्चों, प्लेटो का न्याय देखा आपने कि अपने समय से पूर्व प्रचलित तमाम सिद्धांतों का वह खंडन करता है और अंततः वह न्याय विषयक सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। और जहाँ तक न्याय की बात है, प्लेटो का न्याय कानूनी न्याय नहीं है, आजकल के न्याय की तरह का न्याय नहीं है, बल्कि सदाचार का न्याय है, सद्गुण का न्याय है, सद्व्यवहार का न्याय है। एक ऐसा न्याय है जिसमें सभी लोग अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करेंगे, और यदि ऐसा हुआ तो आदर्श राज्य की स्थापना में यही मील का पत्थर साबित होगा। तो पूर्व में मैंने आपको बताया था प्लेटो की शिक्षा सिद्धांत, आज मैंने आपको बताया प्लेटो का न्याय विषयक सिद्धांत, और प्लेटो इन्हीं दोनों माध्यमों को, शिक्षा और न्याय को, यह मानता है कि यही दोनों सिद्धांत वास्तव में आदर्श राज्य की स्थापना के पीछे एक मील का पत्थर साबित होंगे। इन्हीं के माध्यम से आदर्श राज्य की स्थापना की जा सकती है। तो बच्चों, यही था प्लेटो का न्याय विषयक सिद्धांत। नेक्स्ट टाइम पे आऊँगा, नेक्स्ट लेक्चर में आऊँगा तो एक नए व्याख्यान के साथ फिर कुछ नई चीज़ें आपको बताऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।